हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नेविगेट प्राइम इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम एमपीपीएससी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के लिए ये सेट जो आपके जो फिफ्थ यूनिट पार्ट बी के अंतर्गत जो फिफ्थ यूनिट है, इसमें कुछ एक्ट दिए गए हैं, जैसे कि आईटी एक्ट 2000 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारी क्लासेस है सेट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये सेट एक ऑर्गेनाइजेशन है। आईटी एक्ट यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आईटी एक्ट के सेक्शन 770 ए के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी बनाई जानी चाहिए थी और 70 बी के अंतर्गत इस नोडल एजेंसी को साइट के रूप में माना गया है। तो साइट एक ऑर्गेनाइजेशन से आप चाहे तो इसकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में कहते हैं साइट, सीईआरटी इन। तो ये सीईआरटी इन एक ऑर्गेनाइजेशन से जो कि आईटी एक्ट के अंतर्गत 2008 में ये अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ी गई है सेक्शन 70 बी के अंतर्गत। तो ये साइट की गाइडलाइन, ये समय समय पर जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो इंस्टीट्यूट नोडल एजेंसी है, ये समय समय पर साइबर सिक्योरिटी आईटी एक्ट से रिलेटेड ये गाइडलाइन ये जारी करती है। तो आपके जो सिलेबस में इसमें ये दिया गया है साइट गाइडलाइन 2022 एंड 2023। तो ये जो दो गाइडलाइन है, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइन है। ठीक है। तो साइट जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इन्होंने 2022 और 2023 में जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी की थी, अभी 2025 में भी की है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एरिया के लिए गाइडलाइन जारी करती है कौन? साइट। ठीक है। तो आपके एग्जाम में 2022 और 2023 की जो गाइडलाइन है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम गाइडलाइन 2022 2023 ये इसके क्या क्या अपडेट हुए हैं, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। अभी एमपीपीएससी टीएसआई एग्जाम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारी टेस्ट सीरीज संचालित है। आप लोग चाहते हैं तो ऑनलाइन आपके कन्वीनियंट के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा बैच जो आरंभ बैच 1.0 है, ये भी हमारा लाइव हो चुका है। आप ये एप्लीकेशन पर अभी संचालित हो रहा है। ये आप यदि एमपीपीएससी टीएसआई एग्जाम के अलावा और कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि सब इंजीनियर हो गया है, एसएससी जेई है, एमपीपीएससी टीएसआई के अलावा अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है एमपीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल है, तो इन कोर्सेज के लिए हमारे एप्लीकेशन पर अभी ये बैचेस चालू हो चुके हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार एमपीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल की ये वैकेंसी भी ये लगातार तीसरी बार आई है। ये सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए इसमें एलिजिबल है। तो ये हमारे बैच ये कंटिन्यूअस पिछले 3 बार से ये बैचेस, इसमें रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सिलेक्शन दिए गए हैं हमारी टीम के द्वारा। तो एमपीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी है, इसके लिए भी कोर्सेज अभी जो प्रतिष्ठा बैच 1.0 है, ये लाइव हो चुका है। ठीक है। तो आरंभ बैच जो कि एमपीपीएससी टीएसआई आप लोगों के एग्जाम के लिए ये जो लाइव है, इसके अंतर्गत जो डेली जो क्लासेस हो रही है उसकी पीडीएफ नोट्स हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अभ्यास इसके अंतर्गत होता है, एमसीक्यू की लगातार प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है। तो ये सभी कोर्सेज की हाईलाइट है जो कि आपकी सुविधा के लिए और आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तैयारी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पर लेके जाएं। ठीक है। ये लगातार जो क्लासेस है उनका पीडीएफ नोट्स और इनका स्टडी मटेरियल रोज डेली अपडेट हो जाता है। तो आरंभ बैच ज्वाइन करके एमपीपीएससी टीएसआई जो कि कभी कभी ऐसी वैकेंसी और इतनी अच्छी वैकेंसी आती है, तो उस बैच या उस वैकेंसी को आप इस बैच को ज्वाइन करके इस बार सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ये हमारा नेविगेट प्राइम ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सभी प्लेटफॉर्म पर ये रन किया जाता है, चाहे आपका मैकबुक हो, चाहे आपका एप्पल का हो, ठीक है, एंड्रॉइड हो, तो ये सभी के लिए संचालित किया जा रहा है। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप कोई भी इंक्वायरी है, फीस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ड्यूरेशन से रिलेटेड, तो ये आप पूछ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है साइट गाइडलाइन, साइट गाइडलाइंस 2022। ठीक है। तो साइट जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ठीक है, ये सेक्शंस
आईटी एक्ट जो पढ़ते हैं, आईटी एक्ट के 70V के अंतर्गत ये सैट, ये नोडल एजेंसी बनाई गई थी। ठीक है, ये कंप्यूटर के, ये हम लोग पिछली क्लासेस आईटी एक्ट में पढ़ चुके हैं कि सैट के कौन कौन से मेन फंक्शंस है, इसको कौन कौन सी पावर दी गई है, इसका कंपोजिशन किस तरीके से, वो हम लोग और देख लेंगे। तो सैट के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति या रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं इस नोडल एजेंसी के अंतर्गत। तो सैट का शॉर्ट में यदि हम लोग इसका इंट्रो देखें तो सैट इन, इसका शॉर्ट में कहते हैं सैट इन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। यह आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत सेक्शन 70V के अंतर्गत ये नोडल एजेंसी है। आईटी एक्ट या इस प्रकार के साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए ये नोडल एजेंसी बनाई गई है। ठीक है, सैट इन इज द नोडल एजेंसी फॉर द साइबर सिक्योरिटी अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। हालांकि इसको अमेंडमेंट किया गया था, इसको बाद में जोड़ा गया था, जब ये एक्ट बनकर तैयार हुआ था 2000 में। ठीक है, तब ये सैट या सीआरटी जैसी कोई नोडल एजेंसी नहीं थी। बाद में अमेंडमेंट के द्वारा 2008 में ये सैट को ये जोड़ दिया गया है नोडल एजेंसी के रूप में। द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना कि सैट का कंपोजिशन या सैट का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। आईटी एक्ट में जितने भी प्रोविजंस हैं उसमें मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। आईटी एक्ट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी, ठीक है, जैसे कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, ये गठन होता है, जैसे कि ट्रिब्यूनल गठन होता है, ये सभी को गठन या ये सभी के अपॉइंटमेंट के लिए, सभी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी का अपॉइंटमेंट या एस्टेब्लिशमेंट करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट in terms of provisions of subsections 1 of section 70B, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सैट का एस्टेब्लिशमेंट या सैट को नोडल एजेंसी के रूप में ये अपॉइंट किया गया है सेक्शंस 1, सब सेक्शंस 1 के 70B। ठीक है, 70B जो सेक्शंस है उसका सब सेक्शंस 1, ये आप 70B ही याद रखना, इतना डिटेलिंग में नहीं होगा कि 70B सेक्शंस का कौन सा सब सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शंस कौन सा है, 70B। तो सैट जो नोडल एजेंसी है ये अपॉइंट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसने किया है, ठीक है, किसने एस्टेब्लिशमेंट किया है, तो ये भी याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अपॉइंट नहीं है, ये किसके द्वारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 70B, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000, ये पता होना चाहिए किस एक्ट के द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई है। हैज अपॉइंटेड इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया है, तो कभी कभी ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वाइड नोटिफिकेशन डेटेड। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि जो सीईआरटी गाइडलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो सीईआरटी जो नोडल एजेंसी है, ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट की इसकी डेट है, नोटिफिकेशन की डेट है 27 अक्टूबर 2009। ठीक है, याद रखना आईटी एक्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आईटी एक्ट आया 2000 में। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट होता है, मेजर अमेंडमेंट होता है 2008 में। और मेजर अमेंडमेंट में, ठीक है, एक प्रोविजन क्या जोड़ा जाता है अमेंडमेंट के द्वारा कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नोडल एजेंसी मानी जाएगी। ठीक है, किस सेक्शन के तहत, ये 70B सेक्शन के तहत। अब ये 2008 में अमेंडमेंट होता है, तो नोडल एजेंसी वास्तव में ये नोटिफाई हुई है 27 अक्टूबर 2009। तो इस पूरे स्लाइड में हमको दो तीन चीजें फैक्ट के रूप में याद रखनी है। सबसे पहले जो सैट जो ऑर्गेनाइजेशन नोडल एजेंसी है, ठीक है, ये किस सेक्शन के द्वारा आई है, सेक्शन 70B। ठीक है, ये कब नोटिफाई हुई है, तो 27 अक्टूबर 2009। ठीक है, ये कौन अपॉइंट करता है या कौन एस्टेब्लिश करता है इस नोडल एजेंसी को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है, या शॉर्ट फॉर्म दिया है तो उसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म हमको पता होना चाहिए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडियन। तो ठीक है, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसका फुल फॉर्म है। अब द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है ये किस पर्पज से लाई गई है,
ठीक है। तो सबसे पहले जो सर्ट के जो गाइडलाइंस है, इनके पर्पस क्या है, ठीक है, क्यों जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट है, ठीक है, ये गाइडलाइन जारी करती है। तो मेन तो क्या है कि साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनसे सुरक्षा, उनसे सिक्योरिटी करने के लिए ये जो सर्ट है या जो आईटी एक्ट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आईटी एक्ट के अंतर्गत हमने पढ़े हैं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, ठीक है, हमारी जितनी भी है इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये हमारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है आधार कार्ड में। तो जितने भी आइडेंटिटी कार्ड है, जितने भी ऐसे कार्ड हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, हमारी जो इंफॉर्मेशन से रिकॉर्ड की गई है, तो उन सभी की सिक्योरिटी के लिए, वो सभी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो, ठीक है, उनका कोई तरीके से फ्रॉड ना हो, कोई भी बैंक में धोखाधड़ी ना हो, तो इन सभी की सिक्योरिटी के लिए आईटी एक्ट 2008, ठीक है, 2000 आया है, फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ है, 2008 में हुआ है। फिर समय समय पे ये जो नोडल एजेंसी है, ये गाइडलाइन, ठीक है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से और उपकरण या कौन कौन से और इक्विपमेंट या कौन कौन से हम तरीके अपना सकते हैं, तो इसके लिए ये गाइडलाइन जारी करती है। तो ये साइट जो है, ठीक है, ये गाइडलाइन जारी किया है इसने 2022 और 2023 में, ठीक है, और गाइडलाइन की है आईएसजी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइन। तो आईएसजी गाइडलाइन, यदि आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, सर्ट गूगल पर सर्च करेंगे सर्ट, तो इसकी वेबसाइट पर गाइडलाइन में, ठीक है, आईएसजी 2022 और 2023 ये गाइडलाइन हमारे सिलेबस का हिस्सा है, यही पढ़ना है। तो गाइडलाइन तो उसने बहुत सारी जारी की है, यदि हम पूरे पढ़ने बैठे, ठीक है, तो हमारा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और इतने सारे गाइडलाइन के इतने सारे प्रोविजंस हमको याद रहने वाले नहीं है। तो स्पेसिफाई उसमें किया है, ठीक है, अलग से मेंशन किया है 2022 और 2023, इन्हीं को हमको पढ़ना है, ठीक है, बाकी किसी भी गाइडलाइन को पढ़ना नहीं है। तो पर्पस, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सेल सर्व एज ए नेशनल एजेंसी फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो सर्ट जो बनाया गया है, सर्ट, इसका मेन फंक्शंस क्या है या इसका मेन पर्पस, तो अब देखो, ये आपका एग्जाम रिटन एग्जाम नहीं है कि जिसमें आपको लिखना हो, ये आपका एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमको फैक्चुअल चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो फैक्चुअल चीजें या तो डायरेक्ट फैक्ट पूछ, इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ये जो साइट है, इसका एस्टेब्लिशमेंट या नोटिफिकेशन या नोटिफाई कब हुआ है, किस सेक्शन के तहत हुआ है, या इस तरीके से कि इसके फंक्शंस इसमें से कौन से हैं या कौन से नहीं, ठीक है। तो हमको फंक्शन से देखने हैं। तो सबसे पहला क्या है, कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स, जितनी भी साइबर जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, यदि कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो ये साइबर क्राइम के तहत कौन कौन से उपकरण या कौन कौन सी चीजें यूज की गई हैं, तो उनका कलेक्शन, जितने भी साइबर इंसिडेंट हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस, जैसे कि अभी मोस्ट, ठीक है, सबसे अभी ज्यादा चलने वाला साइबर क्राइम कौन सा है, डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या क्या लोग या किस तरीके से ये डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम कर रहे हैं, तो उसका कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, ये बार बार किस तरीके से किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे या पढ़े लिखे लोग भी, जैसे कि आईआईटी की प्रोफेसर थी, उनके साथ भी 20 या 30 करोड़ रुपए का, ठीक है, फ्रॉड हो गया है, तो अच्छे लोग भी इसमें फंस जा रहे हैं। तो क्या एनालिसिस है, तो क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, एनालिसिस, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट, तो ये सभी काम कौन करेगा, साइट। दूसरा काम क्या है, फोरकास्ट एंड अलर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, ये फोरकास्ट करता है, समय समय पर हमारे पास मैसेज भी आता है कि आरबीआई या, ठीक है, कोई भी बैंक कोई कभी भी किसी की पर्सनल जानकारी मोबाइल फोन पर नहीं मांगता है, तो आरबीआई का ये मैसेज आता है, क्योंकि लोग बात क्या होते हैं कि आधार कार्ड या कंप्यूटर ने, ठीक है, या कंप्यूटर में आपका पिन जो है, ये चेंज होने के लिए आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो आरबीआई ये गाइडलाइन जारी करता है, आरबीआई ये नोटिस देता है कि आरबीआई कभी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका पिन,
एटीएम का पिन है, ठीक है, या कोई भी और भी ऐसी जानकारी है वो पर्सनली कभी भी नहीं मांगता है। तो ऐसी, ठीक है, तो फोरकास्ट, यदि कोई ऐसा है कि जो अभी साइबर क्राइम चल रहा है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से और क्राइम भविष्य में हो सकते हैं, तो उनका फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग ये साइट के द्वारा किया जाता है। एंड अलर्ट फॉर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, फोरकास्ट एंड अलर्ट, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा ये समय समय पर फोरकास्ट और अलर्ट जारी किए जाते हैं, ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। ये, ठीक है, क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि सर ये वो तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, हमको पता है, पर जब ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में आता है, ठीक है, तो हमको लगता है कि सभी एक जैसे हैं। यदि इसमें से ये पूछा गया कि इन विच, ठीक है, कौन सा ये सीआरटी का फंक्शंस नहीं है, ठीक है, तो फिर हमको उसमें से सभी एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए फंक्शंस सीआरटी की वेबसाइट से लिए गए हैं। ये मेरे तरफ से कोई बनाया नहीं है कि सीआरटी ऐसे ऐसे काम कर सकता है, ठीक है, सीआरटी की वेबसाइट, ये गाइडलाइन के अंतर्गत जो भी ये डेटा है वही डेटा को पढ़ाया जा रहा है, तो कोई भी डेटा में खुद से कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है, जो डेटा दिया गया है उसी डेटा के अनुसार ये क्लासेस है। तो तीसरा क्या फंक्शन है, इमरजेंसी मेजर्स फॉर हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, ठीक है, अब यदि कोई ऐसा हो गया कि साइबर अटैक हो गया, अभी जैसे भारत और पाकिस्तान का, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान का वॉर होने वाला है। अब क्या है कि ये वॉर का एक नया फील्ड आ गया है, ये साइबर वॉर, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि वहां की जो पब्लिक है, उनके पब्लिक जो इंफॉर्मेशन डेटा जो है उनको हैक करके या उनके साथ बैंक धोखाधड़ी करके या हमारे आरबीआई कोई हैक कर लिया जाता, ठीक है, या बैंक से पैसा नहीं निकल रहा होता, तो ऐसा कोई इमरजेंसी आ गई है तो ये इमरजेंसी मेजर कौन करेगा, साइट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि वॉर में ये हो सकता है कि कंप्यूटर जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है इसी को हैक कर लें, या जो बैंकिंग सिस्टम है इसको ब्लॉक कर दें, किसी के पास जो पैसा है वो ना तो बैंक से निकल सकता है ना ही जमा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में कौन कौन सी ये गाइडलाइन फॉलो की जाएंगी। तो ऐसा कोई होता है इमरजेंसी कोई मेजरमेंट मेजर्स है, ठीक है, और हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, तो ये सभी काम कौन करेगा, साइट। तो साइट मेन फंक्शंस क्या है साइट का, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जो वर्क हैं ये साइट के माध्यम से किए जाते हैं। अगला है कोऑर्डिनेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट रिस्पांस एक्टिविटीज, ठीक है, जितने भी साइबर इंसिडेंट एक्टिविटीज हुई हैं उन सभी में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, ये साइट का काम होता है। अब बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, अब जो बहुत सारे ऐप हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐप हैं जिसमें जो पर्सनल डेटा है जो पब्लिक का वो स्टोर किया जाता है, पर्सनल डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन ये होती है। अब ये सभी ऐप में क्या होता है कि किसी भी ऐप में कोई भी धोखाधड़ी ना हो, ठीक है, या एक बार किसी ऐप से जैसे कि आधार कार्ड से यदि किसी का डेटा लीक हो गया है तो ये तुरंत ऐसा नहीं है कि ये सभी ऐप से वो डेटा लीक हो जाए, तो इन सभी में कोऑर्डिनेशन बनाना है। साइबर इंसिडेंट जितनी भी घटनाएं हैं इन सभी में कोऑर्डिनेशन बनाना है कि ऐसा नहीं हो कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए और सभी ये प्लेटफॉर्म पर लीक हो जाए या सभी ऐप पर लीक हो जाए, तो इससे क्या है कि बहुत बड़ा नुकसान पब्लिक का हो सकता है। तो ये सब इसके फंक्शंस के अंतर्गत, साइट के फंक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इशू गाइडलाइंस, एडवाइजरी, vulnerability notes and white paper relating to information security practice, procedure, preventions, response and reporting of cyber incident। अब जो साइबर इंसिडेंट या जो साइबर क्राइम है इनको रोकने के लिए साइट के माध्यम से समय समय पर गाइडलाइन जारी की जाती है, समय समय पर जो प्रोसीजर है व्हाइट पेपर पर जारी किए जाते हैं, तो ये सभी जारी करने का एडवाइजरी, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, ये सभी जारी है। इशू जो गाइडलाइन होती है ये इशू करने का अधिकार किसको है, साइट को है, ठीक है। रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट, तो ये मेन फंक्शंस है। Such other functions relating to cyber security as may be prescribed, और अलग 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 फंक्शंस जिनको समय समय पर, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब किया गया है, तो ये सभी चीजें साइट जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ये इसके फंक्शंस है। तो फंक्शंस या इस पर्पज से ये साइट का एस्टेब्लिशमेंट या अपॉइंट ये किया गया था, तो ये हमको याद रखना है।
ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद रखना आप, क्योंकि साइट एक 5th यूनिट के अंतर्गत एक टॉपिक है, तो क्वेश्चन आया तो साइट के वर्क, क्योंकि मेन तो साइट जो काम कर रहा है इसका फंक्शंस क्या होंगे, तो ये फंक्शंस, ठीक है, ये आप याद रखना। यदि आपको डाउट है तो CIT की वेबसाइट पे जाके आप खुद भी ये देख सकते हैं। तो यही फंक्शंस हैं, ठीक है, ये फंक्शंस ऐसे नहीं है कि ये खुद की तरफ से जनरेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस याद रखना है, पर्पस है या फंक्शंस है। अब दीज गाइडलाइंस एम टू एस्टैब्लिश ए प्रायोरिटाइज्ड बेसलाइन फॉर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स within the government organizations and their associate entities। ठीक है, तो ये साइट जो गाइडलाइन जारी करेगा, तो ये इसका पर्पस क्या होगा, ठीक है, कि जितने भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और उससे एसोसिएट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ये सभी उस गाइडलाइन को फॉलो करें, और सभी उस, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सभी इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने में कोई चेंज करना है, ठीक है, या कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी संशोधन करना है, तो ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग संशोधन करना चाहिए। ठीक है, ये जो सेट है, दे हेल्प सिक्योरिटी टीम्स इंप्लीमेंट एसेंशियल कंट्रोल एंड प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम मेजर थ्रेट। तो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करें कि जो मेजर थ्रेट या मेजर कोई, ठीक है, घटना होने वाली है, उससे हमारा साइबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये लीक ना हो या ये व्यथित ना हो। तो ये साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से गठित करना है। तो जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जैसे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे हमारा, ठीक है, डिफेंस सिस्टम है, उन सभी साइबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब क्या है कि अब यदि वॉर हो रहा है या पाकिस्तान ने यदि, ठीक है, वॉर के समय कोई भी हमारे जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैक करने की कोशिश की है, तो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से हो कि किसी के भी द्वारा किसी अन्य, ठीक है, जो इलीगल अनऑथराइज्ड जो पर्सन है उसके द्वारा ये साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हैक नहीं हो। तो इस समय समय पर साइट के द्वारा ये गाइडलाइन ये जारी की जाती है कि कैसे हमारा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मजबूत बने। ठीक है, इसके जो पासवर्ड्स हैं, इसके जो हैकिंग के जितने भी लूप होल हैं, उन सभी पर काम करके इसको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि किसी भी तरीके से किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा ये हैक नहीं हो। द गाइडलाइन ऑल्सो सर्व एज ए बेसलाइन रेफरेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑडिट टीम्स, इंटरनल, एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी ऑडिटर्स टू एवोल्यूएट एन ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी पोस्टर। तो जो साइट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जाती है, ये बेसलाइन है, एक तरीके से बेसलाइन के रूप में काम करती है कि सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको इस पैरामीटर के ऊपर या इस पैरामीटर पर काम करना चाहिए। तो ये सभी के लिए एक तरीके से बेसलाइन है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जितना भी, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ऑडिट टीम है, ये सभी के लिए बेसलाइन पूरी होनी चाहिए। ये बेसिक जो गाइडलाइन है ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस या सभी जो इंस्टीट्यूट है इन सभी में ये लागू होनी चाहिए। तो गाइडलाइन एक तरीके से बेसलाइन है, ठीक है, ऑडिटर के लिए, ऑडिट टीम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि ये जो गाइडलाइन है सभी ऑडिटर जो टीम होगी, इंटरनल ऑडिट होगा चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट होगा, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी के द्वारा होगा, ठीक है, वो ये ऑडिट करेगा कि साइट के द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइन जारी की जाती है ये गाइडलाइन फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही है। तो ये गाइडलाइन, ठीक है, जारी करने का ये पर्पस ये भी है। दे इंक्लूड बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस मल्टीपल सिक्योरिटी डोमेन सच एज नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए, ऑडिटिंग के लिए, थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग के लिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस मल्टीपल सिक्योरिटी डोमेन। ठीक है, तो ये साइट के द्वारा नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, इन सभी के लिए ये जारी की जाती है गाइडलाइन। कंसिडरिंग द कंटिन्यूअसली evolving cyber threats landscape, this guideline is an organic document and will be updated regularly as threat change। जैसे जैसे, ठीक है, ये क्राइम के तरीके बदलते जाते हैं, ये साइट के माध्यम से गाइडलाइन ये जारी की जाती है। साइट में, वेबसाइट में आप जाके देखेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है अलग अलग सेक्टर के लिए। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ISG, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो हमारी व्यक्तिगत या जो इंफॉर्मेशन है इसकी सिक्योरिटी किस तरीके से की जाए, तो ये गाइडलाइन है 2022 और 2023।
अब ये गाइडलाइन के पहले हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि साइट जो है, ठीक है, इसका कंपोजिशन, इसका पर्पस या जो गाइडलाइन है, ठीक है, उनका मोटिव क्या है। तो गाइडलाइन का मोटिव ये है, ठीक है, कि सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट, उनके लिए बेसलाइन, ठीक है, तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बेसलाइन तैयार करना है कि सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूट है वो इस गाइडलाइन के को बेसलाइन मानकर काम करें। जो ऑडिटर टीम है, ठीक है, वो ये देखे कि ये जो गाइडलाइन है वो पूरी हो रही है कि नहीं पूरी हो रही है। तो ये मेन पर्पस है साइट का। अब पॉलिसी मेजर, ठीक है, नॉमिनेट सीआईएसओ। तो जो साइट के अंतर्गत एक नॉमिनेशन किया जाता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, पॉलिसी बनाने के लिए या पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो साइट है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अपॉइंट ए चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में सीआईएसओ, फॉर आईटी सिक्योरिटी। इस गाइडलाइन के तहत, जो गाइडलाइन 2022 और 23 है, इसके तहत एक सीआईएसओ का अपॉइंटमेंट किया जाएगा जो कि आईटी सिक्योरिटी को, ठीक है, मैन देखेगा। सीआईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइट की गाइडलाइन, ये साइट की गाइडलाइन 2022 और 2023 की जो पढ़ रहे हैं, ये मेन गाइडलाइन आई है आईएसजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइन, ठीक है। तो आईटी सिक्योरिटी के लिए एक व्यक्ति जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा, इसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। प्रोवाइड सीआईएसओ डिटेल्स, पॉइंट टू कॉन्टैक्ट टू साइट एज पर साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शंस डेटेड 28 अप्रैल 2022, ठीक है। ये गाइडलाइन के तहत जो सीआईएसओ का गठन या सीआईएसओ अपॉइंट किया गया है, ये साइट को, ठीक है, ये डायरेक्शंस दिए गए 28 अप्रैल 2022 को, ठीक है। तो साइट को ये डायरेक्शंस दिए गए थे कि आईटी सिक्योरिटी के लिए सीआईएसओ का गठन या सीआईएसओ का अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। तो सीआईएसओ जो पद है, ये पोस्ट है, ये यदि पूछा जाए कि ये कब, ठीक है, अपॉइंट या सीआईएसओ कब पहली बार अपॉइंट किया गया, तो 28 अप्रैल 2022। साइट कब आया है, ठीक है, तो साइट हम लोग देख चुके हैं। सीआईटी जो बना है, ठीक है, कब बना है? 27 अक्टूबर 2009 में। पर सीआईएसओ जो पोस्ट है, जो कि आईटी सिक्योरिटी के लिए मैन जो ऑफिसर होगा, ठीक है, जिसको चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, ये कब आया है? 28 अप्रैल 2022 को। तो ये जो फैक्चुअल चीजें हैं, ये हमको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड रूल्स रोल। तो फॉर्मुलेट ए साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। अब साइबर सिक्योरिटी के लिए एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। इस गाइडलाइन के अंतर्गत बोला गया है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। डिफाइंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सीआईएसओ। अब जो सीआईएसओ बनाया गया है, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके फंक्शंस, इसके काम कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो ये डिफाइन किए जाएंगे। डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी फंक्शंस टीम। अब ये सीआईएसओ को मदद करने के लिए डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी फंक्शंस टीम बनाई जाएगी। तो साइट के अंतर्गत, जो गाइडलाइन के अंतर्गत आईटी सिक्योरिटी के लिए मैन जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, इसका नाम है सीआईएसओ, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। इसको मदद करने के लिए डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी फंक्शनल टीम बनाई जाएगी। डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीआईएसओ अवेलेबल ऑन, ठीक है, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, इनको हम लोग और देखेंगे, ठीक है। तो डिटेल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, ये हम लोग देखेंगे। सीआईएसओ डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी टीम। जो सीआईएसओ है, ठीक है, जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, इसकी एक डेडिकेटेड टीम होगी इसको सपोर्ट करने के लिए, या इसको जो फंक्शंस इसके जो है, उस फंक्शंस को पूरा करने के लिए एक टीम होगी। अब ये टीम में, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? तो सीआईएसओ मस्ट हैव ए सेपरेट साइबर सिक्योरिटी टीम, नॉट पार्ट ऑफ आईटी ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड। अब सीआईएसओ के अंतर्गत या सीआईएसओ के अंडर जो टीम होगी, ऐसा नहीं है कि वो टीम कहीं और भी एंगेज हो या कहीं और भी वो लिंक हो। ये टीम सेपरेट टीम होनी चाहिए, ठीक है, सेपरेट साइबर सिक्योरिटी टीम।
ये कहीं आईटी ऑपरेशन या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और टीम ऐसी नहीं हो कि दो उसको काम दिए जाए। टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी? मॉनिटरिंग नेटवर्क सिक्योरिटी, रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी अलर्ट्स। ये क्या करेगा? जितने भी नेटवर्क सिक्योरिटी जो है उन सभी को ये मॉनिटर करेगा। अब नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है कि पूरे इंडिया लेवल पर कोई नेटवर्क सिक्योरिटी कोई थोड़ी बहुत नहीं है, तो बहुत बड़ा काम है। तो ये सभी के लिए जो टीम, जो ऑफिसर्स, जो साइड का जो कंपोजिशन है, ये बहुत ज्यादा होगा, इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे। तो मॉनिटरिंग नेटवर्क सिक्योरिटी, रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी अलर्ट, ये सिक्योरिटी के जो अलर्ट्स हैं, ठीक है, समय समय पर जो जारी किए जाते हैं, इसके लिए नेटवर्क की, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए मॉनिटरिंग, जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कंडक्टिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जो भी जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट हुए हैं, तो उनके जो रिस्पॉन्स है उनको कंडक्ट करना है, ठीक है, उन पर एनालिसिस करना है। फॉर्मुलेटिंग, एनफोर्सिंग एंड रिव्यूइंग आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज, ठीक है, जो आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको फॉर्मुलेशंस, उनको रिव्यू करना है, ठीक है, उनको एनफोर्समेंट करना है। ये सभी काम किसके होंगे? सीआईएसओ डेडिकेटेड टीम के होंगे। कंडक्टिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ड्रिल्स एंड कैंपेन, ठीक है, तो ऐसे जो ड्रिल्स हैं जिसमें क्या है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उनको कंडक्ट कौन कराएगा? ये सीआईएसओ जो डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम है। अब जैसे क्या है कि किसी के साथ बैंक में धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट ना हो, मोबाइल पर कोई फ्रॉड ना हो, तो इसके लिए ये कंटिन्यूअस क्या कराएगा? ऐसे कैंपेन और ऐसे ड्रिल्स ये कराएगा। लियाजिंग विथ सैट इन एंड अदर गवर्नमेंट इंडस्ट्री साइबर सिक्योरिटी बॉडीज, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी टीम के फंक्शंस। तो साइबर सिक्योरिटी टीम जो कि सीआईएसओ, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो ऑफिसर होगा, उसको डेडिकेटेड या उसको काम करने के लिए ये डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी टीम होगी जिसके ये फंक्शंस होंगे। तो ये फंक्शंस हमको याद रखने हैं। हमने सीआईआरटी के फंक्शन, सीईआरटी के फंक्शंस पढ़े हैं, तो जो साइटिन होंगे उसके फंक्शंस क्या होंगे? अब ये सीआईएसओ है, तो दोनों फंक्शंस को मर्ज नहीं करना है। ये फंक्शन है किसके? साइबर सिक्योरिटी टीम के। अब देखो, अभी तो हमको क्या लगता है कि ये फंक्शन सर बहुत सिंपल है। जब ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सा फंक्शन सीआईएसओ का है, ठीक है, कौन सा फंक्शन सीईआरटी के है, तो दोनों ये मर्ज होने की संभावना है। तो सीआईएसओ क्या होता है? ठीक है, ये मैन क्या है? नेटवर्क्स को मॉनिटर करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है, कंडक्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जो भी इंसिडेंट हुए उनके रिस्पॉन्स को कंडक्ट करेगा। फॉर्मुलेटिंग, इन्फोर्सिंग, रिव्यूइंग आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी, तो ये सभी जो फंक्शन है ये टीम के द्वारा किए जाएंगे। अगला है इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। अब जितने भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की, उनकी इंटरनल, आंतरिक और एक्सटर्नल, ठीक है, ये ऑडिटिंग की जाएगी। कंडक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट फॉर एंटायर आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जो है, ठीक है, तो ये आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट मतलब क्या, एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन, कि ये जो गाइडलाइन है, साइट की गाइडलाइन ये पूरा कर रही है, जितने भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उन सभी को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, या कोई तरीके से ऐसा कोई लूप होल तो नहीं है कि जहां से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ये ऑडिट किया जाएगा। ये ऑडिट की, ठीक है, ये टाइम लिमिट क्या होगी? वंस एवरी 6 मंथ, 6 मंथ में एक बार ये ऑडिट किया जाएगा। इंटरनल ऑडिट होगा 6 मंथ में एक बार, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट या तो थर्ड पार्टी के माध्यम से या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ये 1 साल में एक बार होगा, एट लीस्ट वंस ए ईयर। तो साइट के अंतर्गत ये गाइडलाइन जो बनाई गई है उसमें ये बोला गया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होगा, ठीक है। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसका इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होगा। इंटरनल जो ऑडिट होगा, ठीक है, ये होगा 6 मंथ में एक बार, और एक्सटर्नल ऑडिट जो होगा ये होगा साल में, ईयर में एक बार। साइट इन इम्पेनल्ड ऑडिटर्स में बी यूज, लिस्ट ऑफ ऑडिटर्स अवेलेबल ऑन साइट इन organization.in, जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट होगा, ठीक है, इसके जो मेंबर्स होंगे, ऑडिटर्स होंगे, ठीक है,
तो इन सभी की जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को पार्शियलिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा देने के लिए वो इंटरनल ऑडिटर में अपने अपने लोगों को, ठीक है, रख ले, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या लूप होल है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमी है, कौन सी गाइडलाइन वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उससे वो बच जाए। तो ये साइट की, ठीक है, साफ गाइडलाइन है कि इंटरनल और एक्सटर्नल में जो भी ऑडिटर होंगे उनके नाम ऑर्गेनाइजेशन जो साइट की जो वेबसाइट है उस पर शो होने चाहिए, जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऑडिटर के नाम यदि वेबसाइट पर हैं, ठीक है, तो ये क्या है, उनके नाम पब्लिकली हो गए हैं। यदि वो कोई गलत काम करते हैं या, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग में कुछ, ठीक है, फेरबदल करते हैं या पैसा ले देकर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए कोई गलत काम करते हैं, तो उनके नाम पब्लिकली है, उनको डर होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ज्यादा है। तो ये, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या जो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका समय समय पर ऑडिटिंग होगा। ये समय समय पर ऑडिटिंग दो टाइप की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, इस साइट गाइडलाइन जो 2022 या 23 जो है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो गाइडलाइन या इंटरनल और एक्सटर्नल जो ऑडिट है ये कब कब होता है। तो इंटरनल ऑडिटिंग में याद रखना है 6 मंथ में एक बार है, एक्सटर्नल में याद रखना है ये 1 ईयर होती है। सिक्योरिटी पॉलिसी एंड रेसिलियंसी, ठीक है, तो फॉर्मुलेट पॉलिसी प्रोसीजर फॉर बिल्डिंग साइबर रेसिलियंसी। तो जो साइबर रेसिलियंसी है, तो इसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी एंड रेसिलियंसी के लिए, ठीक है, ये गाइडलाइंस के अंतर्गत ये फॉर्मुलेशन किया जाएगा। प्रिपेयर, टेस्ट एंड इंप्लीमेंट बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो इसके लिए जो पॉलिसी और रेजिलियंसी बनाई जाएंगी, पॉलिसी बनाई जाएंगी, ठीक है। तो इस गाइडलाइन के अंतर्गत बताया गया है कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो होगा, डिजास्टर रिकवरी प्लान जो होगा, ठीक है, ये इससे रिलेटेड पॉलिसीज का गठन किया जाएगा। साइट गाइडलाइन ये 2022 और 23 के अंतर्गत ये बताया गया है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की इन्वेंटरी, कभी कभी, ठीक है, अब यदि कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, ठीक है, करप्ट हो गया है या साइबर क्राइम जो हुआ है जिससे पूरा सॉफ्टवेयर ही कैसा हो गया है, करप्ट, या सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया है। ये जैसे कि अब ये रेलवे पर किसी ने, मान लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, रेलवे के सॉफ्टवेयर पर, जिस पर क्या होता है, बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं या रेलवे का, ठीक है, जो भी है फंडामेंटल कार्य किया जाता है। अब यदि रेलवे के सॉफ्टवेयर पर, ठीक है, किसी ने कोई अटैक कर दिया है, साइबर अटैक हो गया है, साइबर अटैक के माध्यम से पूरा रेलवे का सॉफ्टवेयर उड़ गया है या ये करप्ट हो गया है। अब ये इन्वेंटरी में, ठीक है, हमारे पास और ऐसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, कि एक कोई सॉफ्टवेयर यदि करप्ट हो गया है तो ये जो हमारे पास जो इन्वेंटरी में सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर है, ठीक है, ये ऑथराइज जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ये उसकी तरह काम कर सके। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी गाइडलाइन में बोला गया है कि मेंटेन इन्वेंटरी ऑफ ऑथराइज्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वर्जन, पैचेज, सपोर्ट, वैलिडिटी एक्सेट्रा, यूज ऑटोमेटेड स्कैनिंग टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड डिवाइस और सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो हार्डवेयर करप्ट हुआ है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में यदि कोई भी खराबी आई या कोई भी साइबर इंसिडेंट के माध्यम से, कोई भी साइबर ऑफेंस के माध्यम से, तो ये साइट की गाइडलाइन है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस या जो महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास ये इन्वेंटरी होनी चाहिए, ठीक है, उनके पास ऑटोमेटेड ऐसा स्कैनिंग सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें भी ऑटोमेटिक ये स्कैन कर ले, ये देख ले कि कोई अनऑथराइज कोई कंज्यूमर या अनऑथराइज कोई यूजर आया है तो उसको तुरंत वो स्कैन हो जाए। अनऑथराइज कोई डिवाइस आई है, अनऑथराइज कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, अनऑथराइज कोई व्यक्ति आया है, ठीक है, तो ये तुरंत स्कैन हो जाए। तो ये गाइडलाइन के अंतर्गत बोला गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इन्वेंटरी और अनऑथराइज्ड जो यूजर या डिवाइसेस है उनके लिए ऑटोमेटिक स्कैनिंग होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, इस गाइडलाइन में बोला गया है कि साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए, ऐसी प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। गाइडलाइन के अंतर्गत अलग अलग संस्था जैसे आरबीआई हो गया है, ठीक है, जितने भी जो अलग अलग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगी, ठीक है, कि ऐसी जो धोखाधड़ी है इनसे कैसे बचा जा सके। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन वाइड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों में अवेयरनेस लेके आए कि यदि आपके पास, यदि कोई डिजिटल अरेस्ट के लिए यदि कोई कॉल आता है, यदि कोई फ्रॉड कॉल आता है, यदि आपका ओटीपी या पिन पूछा जाता है तो उनसे कैसे बचा जाए, उनकी जानकारी
पुलिस को कैसे दी जाए, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएं जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। रेगुलरली ट्रेन यूजर्स ऑन साइबर हाइजीन। ठीक है, साइबर हाइजीन से तात्पर्य क्या होता है कि हमारे जो पासवर्ड है ये समय समय पर चेंज होना चाहिए। हमारे जो पासवर्ड है ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। इसमें लेटर, इसमें सिंबल, इसमें कोई स्पेशल वर्ड, स्पेशल लेटर, जैसे कि एट द रेट है, साइफन है, ठीक है, ये डॉलर का चिन्ह है, कोई भी है। तो ये साइबर हाइजीन है। समय समय पर हमको एंटीवायरस का यूज करना चाहिए। जैसे हम घर में क्या होता है, समय समय पर हाइजीन बनाने के लिए झाड़ू पोछा लगाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से एंटीवायरस को यदि वायरस आ गया है तो ये वायरस एंटीवायरस के माध्यम से, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना चाहिए। तो ये साइबर हाइजीन के जितने भी तरीके हैं उन सभी को अपनाना चाहिए। ये सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम में बताया जाएगा। हैंडलिंग फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट। फिशिंग क्या होता है कि कोई अनऑथराइज या कोई सामने वाला व्यक्ति, ठीक है, आपको लालच देता है कि आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे या ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही साथ आपको एक कैशबैक के रूप में 1000 रुपया या कितना भी आपको मनी दी जाएगी, ठीक है, या आपको स्क्रीन पर जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड पर इतने रुपए दिए जाएंगे। तो एक तरीके से क्या है, ये फिशिंग है। फिशिंग मतलब क्या है, ये एक जाल बिछाया जा रहा है जिसमें आप फंस जाएं, या ये बोला जाता है कि आपकी लॉटरी लगी है, लॉटरी लगने के बाद, ठीक है, आपको कुछ रुपए हमको देना है, या आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये ओटीपी, लॉटरी का एक ओटीपी आया है, जैसे ही आप ये बताएंगे तो आपकी लॉटरी का जो भी अमाउंट है ये हम आपके खाते में दे देंगे। तो जैसे ही आपने ओटीपी बताया है तो हो सकता है कि आपके अकाउंट से पूरा खाता या पूरे जो पैसे हैं वो चले जाएं। तो ये जो हैंडलिंग फिशिंग है, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट है, इनसे कैसा बचाया जाए, ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत बताया जाएगा। यूजर्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूजर्स जो हैं, ठीक है, जो आम नागरिक हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल क्या होंगे यदि ऐसा कोई थ्रेटनिंग वाले कॉल आए हैं, यदि ऐसा कोई भी, ठीक है, फ्रॉड या फिशिंग के लिए कॉल आए हैं, तो यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसकी जानकारी, ठीक है, कि कब कॉल आया है, कौन सी सिम से आया है, ठीक है, तो ये जानकारी नियरेस्ट पुलिस को। ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉल आया है, आपको लग रहा है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ नहीं है तो हमें क्या मतलब है, ठीक है, तो ऐसे यदि फ्रॉड कॉल आए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर्स की क्या है कि ऐसे फ्रॉड कॉल की जानकारी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दी जानी चाहिए। तो ये जो गाइडलाइन है इसमें ये बोला गया है कि ये जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम ये चलाए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। ये अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत ये साइबर हाइजीन है, फिशिंग है, यूजर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी, ये अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत बताया जाएगा। मेंटेन सिचुएशनल अवेयरनेस। अब कैसी होती है, कभी कभी ऐसी ऐसी अवेयरनेस भी, ठीक है, बतानी चाहिए जो सिचुएशनल है, कि तुरंत एकदम, जैसे ये डिजिटल अरेस्ट, ये एकदम से मार्केट में नया है। ये क्या है, जब किसी के पास ये सबसे पहली बार ऐसा डिजिटल कॉल, कुछ अरेस्ट के लिए कॉल आया होगा कि सामने एक फेक पुलिस वाला बैठा है, उसने बोला है कि आपके विरुद्ध, ठीक है, ये चार्जेस लगे हुए हैं, अब आपको इन चार्जेस से वरी होना है, मुक्त होना है, तो आपको हमारे अकाउंट में इतने रुपए डालने चाहिए। तो आपको लगना चाहिए सिचुएशनल जो अवेयरनेस है, सिचुएशनल जो कंडीशंस है, ऐसे समय पे क्या है कि यदि, पहली बात तो क्या है कि यदि आपने कोई भी ऐसा क्राइम नहीं किया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि बाई चांस इन, ठीक है, आपने कभी ऐसा क्राइम किया है पास्ट में, तो ये क्राइम के लिए पहली बात तो जो भी पुलिस ऑफिसर है तो वो आपको कोई ना कोई प्रूफ देगा। तो ये क्या है, सिचुएशनल ऐसी कंडीशंस पे हमको किस तरीके से अवेयर होना है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको या लोगों को बताए जाएंगे, जिनसे साइबर जो फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, ये ना हो। ट्रैक लेटेस्ट साइबर थ्रेट्स वाया सर्टेन वेबसाइट अलर्ट एंड एडवाइजरी। ठीक है, जो लेटेस्ट जितने भी साइबर थ्रेट्स या साइबर क्राइम हो रहे हैं ये सर्टेन की वेबसाइट पर इनको बराबर ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, इनसे रिलेटेड एडवाइजरी, इनसे रिलेटेड गाइडलाइन ये जारी की जा रही है कि लोग एक प्रकार के क्राइम में नहीं फंसे। फॉलो ऑल सेट इन रिकमेंडेड साइबर हाइजीन एंड थ्रेट प्रिवेंशन मेजर। ठीक है, जो जितनी भी गाइडलाइन जो साइबर हाइजीन है, ठीक है, या साइबर क्राइम या जो, ठीक है, इस तरीके के थ्रेट हैं, इन सभी से बचने के लिए इन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। ये सभी अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशंस या साइट के अंतर्गत ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे।
अगला है की प्रिंसिपल एंड मेजर्स, नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड प्रीमियर पेरीमीटर सिक्योरिटी। जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, यदि ठीक है मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग में ठीक है कोई यदि कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज में ये लैन बनाया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क, पूरे कॉलेज में ये सभी जो कंप्यूटर है ठीक है ये एक नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो पूरे कॉलेज का ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ये लोकल एरिया नेटवर्क पर उपलब्ध है। अब ये जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर, पेरीमीटर पेरीमीटर सिक्योरिटी ठीक है ये सभी को मजबूत करने के लिए गाइडलाइन है। डिफाइन क्लियर नेटवर्क आर्किटेक्चर, पेरीमीटर, इंटरनल पार्टनर लिंक्स, ये पूरी तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। फिल्टर, इंस्पेक्ट ऑल ट्रैफिक, अलाउ ओनली बिजनेस रिक्वायर्ड ट्रैफिक, ठीक है इसमें जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है कोई पर्सनल एंटरटेनमेंट या मीडिया वाला कोई भी ठीक है थ्रेड या नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। कंट्रोल ऑल इनबाउंड आउटबाउंड कनेक्शंस एंड स्कैन फॉर मेलिशियस कंटेंट, ठीक है ऐसा कोई कंटेंट है जो कि सस्पिशियस और मेलिशियस है ठीक है उन सभी पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये गाइडलाइन के तहत बोला जाता है ठीक है कि जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है ये बहुत मजबूत होना चाहिए। पेरीमीटर सिक्योरिटी से जिसके अंतर्गत आपकी जो बिजनेस से रिलेटेड यदि आपका कोई नेटवर्क है तो उसमें बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रैफिक होना चाहिए, या कोई मेलिशियस कंटेंट है उन सभी पर पाबंदी या उन सभी पर कंट्रोल होना चाहिए। नेटवर्क सेगमेंट, यूज सेपरेट वीलेंस फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में एक बड़ा कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है कोई आईआईटी है, कोई इंस्टीट्यूट है, बड़ा कॉलेज है आईआईटी। अब इसमें क्या है कि अलग अलग फंक्शंस है बहुत सारे, टेक्निकल के लिए, या पहले मान लेते हैं फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है इस तरीके से डिपार्टमेंट बने हुए हैं। फाइनेंशियल के अंतर्गत बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे टर्मिनल्स कनेक्ट हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं। ये कंप्यूटर एक लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन बना हुआ है, ठीक है तो ये लैन बना हुआ है। अब टेक्निकल्स के अंतर्गत बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं टेक्निकल टीम के अंतर्गत या टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो ये इसमें ये बोला गया है कि यूज सेपरेट वीलेंस, ठीक है अलग अलग काम के लिए सेपरेट लैन या सेपरेट नेटवर्क होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो लैन है ठीक है इसके कामों में इंटरफेयर करे, ठीक है या इससे क्या होगा कि जो थ्रेट है ये समझ में नहीं आएगा कि ये हमारे डिपार्टमेंट से आया है कि कहीं और से। तो इससे बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए गाइडलाइन ये जारी की गई है कि नेटवर्क सेगमेंटेशन के अंतर्गत सेपरेट वीलैन हो फॉर डिफरेंट फंक्शंस। फाइनेंशियल कोई फंक्शन करना है तो इसके लिए सेपरेट वीलैन हो। वीलैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो अलग अलग फंक्शंस के लिए वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। ये एक दूसरे के नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये जो जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया है कि कॉलेज के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट के जो नेटवर्क है अलग अलग जो बने हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए। ब्लॉक इंटर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशंस बाय डिफॉल्ट, अलाउ ओनली नीड बेसिस एक्सेस। इसमें एक्सेस जरूर हो सकता है परंतु एक्सेस क्या है, जब आवश्यकता होगी तभी ये वीलैन जो होगा ठीक है इसमें आपस में इंटरकनेक्शंस होगा या कम्युनिकेशन इंटर कम्युनिकेशंस होगा। फायरवॉल, दो ये सारी चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं, फायरवॉल का यूज हमें पता है, पर ये गाइडलाइन के अंतर्गत, साइट की गाइडलाइन के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको साइबर क्राइम से बचना है तो ये फायरवॉल सेपरेट वीलैन का यूज करना चाहिए। तो कौन कौन सी गाइडलाइन में उन्होंने सिक्योरिटी जो गाइडलाइन बताई है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर हम फायरवॉल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि साइट ने जो बताया है ये फायरवॉल किस तरीके से यूज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ये साइबर क्राइम से बचने के लिए। यूज फायरवॉल एज ए बफर बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनल नेटवर्क। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक तरीके से हमारी सेफ्टी करता है, जो एक्सटर्नल थ्रेट है ठीक है जो या एक्सटर्नल जो भी नेटवर्क है उनसे कंप्यूटर की सेफ्टी करता है, कंप्यूटर सिस्टम की सेफ्टी करता है, ठीक है अनऑथराइज्ड या जो
इस तरीके से मलिशियस जो कंटेंट है उन सभी से हमारे कंप्यूटर सिस्टम की बचत करता है, कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करता है कौन? फायरवॉल। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि फायरवॉल का यूज किया जाना चाहिए। यूज फायरवॉल एज ए बफर बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनल नेटवर्क। इंटरनेट के माध्यम से ही क्या होता है ये, ठीक है, ये क्राइम या फ्रॉड हो रहा है, तो हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है तो ये हैक ना हो, या इंटरनल नेटवर्क में कोई वायरस ना जाए, इंटरनल नेटवर्क की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक ना हो, तो इसके बीच में फायरवॉल का यूज किया जाना चाहिए। तो बफर के रूप में फायरवॉल इंटरनेट और इंटरनल नेटवर्क के रूप में यूज होना चाहिए। डिफॉल्ट डिनाई रूल्स, व्हाइट लिस्ट ओनली ऑथराइज्ड ट्रैफिक, ठीक है, ये जो डिनाई रूल्स है, ये व्हाइट लिस्ट जो रूल्स है, यही डिफॉल्ट के रूप में यूज होने चाहिए। मेंटेन इंटरनल फायरवॉल विद इन लैन, लैन में इंटरनल फायरवॉल का यूज किया जाना चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, उसमें इंटरनली फायरवॉल सभी में कनेक्ट, लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए, ये गाइडलाइन के तहत बताए गए हैं। अगला है आईडीएस और आईपीएस, डिप्लॉय intrusions detections and prevention systems for north south and east west monitoring. Alert must be verified by trained staff, ठीक है। ये क्या होते हैं? आईडीएस और आईपीएस, ठीक है, इनके फुल फॉर्म है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। ये क्या होते हैं कि यदि कोई भी थ्रेड या कोई भी ऐसा मलिशियस कंटेंट या, ठीक है, इस तरीके का कोई भी क्राइम के लिए यदि कोई वायरस आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करता है। ये आईडीएस जो है ये डिटेक्ट करता है, ये सिर्फ डिटेक्ट करके पॉपअप करता है कि ऐसा मलिशियस कंटेंट आ रहा है या कोई वायरस हमारे कंप्यूटर में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब उसको रोकता है, उस वायरस को, ठीक है, रोकता है, उस वायरस को नष्ट करता है, या उस जो भी कंटेंट या ऐसा कोई थ्रेट आया है उसको खत्म करता है कौन? आईपीएस। तो याद रखना कि ये बोला गया है, ठीक है, कि आईडीएस और आईपीएस का यूज होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? मॉनिटरिंग के लिए, कि यदि कोई ऐसा कंटेंट आ रहा है तो मॉनिटरिंग और प्रिवेंट दोनों के लिए आईडीएस और आईपीएस का यूज होना चाहिए। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम का यूज किया जाना चाहिए। अलर्ट मस्ट बी वेरीफाइड बाय ट्रेंड स्टाफ, अलर्ट जो है, ठीक है, ये वेरीफाइड किए जाने चाहिए ट्रेंड स्टाफ के द्वारा। अब जो अलर्ट है वास्तव में वो अलर्ट है, वास्तव में वो क्राइम से रिलेटेड अलर्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, तो ये ट्रेंड जो स्टाफ है वो अच्छे से बता सकेगा। वेब एंड ईमेल फिल्टरिंग, ठीक है, हमारा जो वेब है और ईमेल है इसकी फिल्टरिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा कोई स्पैम से रिलेटेड, ठीक है, कोई ऐसा कोई कंटेंट ना आ जाए कि जिससे हमारे नेटवर्क को, जिससे हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को हानि या क्षति पहुंच जाए, ठीक है। तो यूज वेब एंड ईमेल फिल्टर्स टू ब्लॉक बैड डोमेन्स एंड मालिशियस सोर्सेस, ठीक है, इनको फिल्टर किए जाने चाहिए, बैड जो डोमेन्स है और मालिशियस सोर्सेस है। स्कैन ऑल ईमेल्स अटैचमेंट डाउनलोड्स एट गेटवे एंड होस्ट लेवल, ठीक है, स्कैन होना चाहिए जो भी हम लोग डाउनलोड, जो ईमेल में जो भी जो डाउनलोड वाला कंटेंट आ रहा है उसका स्कैन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि ये इस तरीके से साइबर क्राइम नहीं हो। हम लोग ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? ये सिक्योरिटी जो रूल्स है या सिक्योरिटी हम लोग गाइडलाइन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं जो सीआरटी ने 2022 में दिए हैं। ब्लॉक मलेशियस डोमेन्स आईपी, ठीक है, रेगुलरली मलेशियस आईपी डोमेन, ठीक है, ऐसे कुछ भी आए हैं डोमेन या आईपी जो आई है उनको सर्टेन अदर सिक्योरिटी एजेंसी, ऐसी जो सेट जो सर्टेन संस्था है, ये नोडल एजेंसी है, तो कौन कौन से मलेशियस डोमेन और इंटरनेट, ठीक है, प्रोटोकॉल्स जो है, ठीक है, ये होते हैं, इनकी लिस्ट जारी करता है। तो साइट इन समय समय पे मलेशियस जो भी कंटेंट है, मलेशियस जितने भी डोमेन्स और आईपी है इनकी लिस्ट जारी करता है। तो रेगुलरली, ठीक है, ये लिस्ट जारी करता है। तो इन लिस्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं ये जो डोमेन है, ठीक है, ये क्या है कि हमारे कंप्यूटर या हमारे नेटवर्क के लिए ये घातक हो सकता है। आइडेंटिफिकेशंस एंड क्लासिफिकेशंस, मैपिंग एंड कैटेगराइजेशन, ठीक है, इसमें मैपिंग की जानी चाहिए कि कौन कौन से जो थ्रेट्स है, ठीक है, ये हमारे लिए घातक है। तो इसमें मैपिंग एंड कैटेगराइजेशन का बोला गया है। मैप क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस सिस्टम दैट ट्रांसमिट प्रोसेस और स्टोरेज, ठीक है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है इसको मैपिंग या इसका क्लासिफिकेशन किए जाने चाहिए कि कोई इंफॉर्मेशन यदि कई गलत सोर्स से आ रही है, ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन अलग तरीके से होना चाहिए।
कैटेगराइज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशंस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैंडल। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी ठीक है सेव इंफॉर्मेशन से या कहीं से हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन सभी इंफॉर्मेशन को मैपिंग और कैटेगराइज होनी चाहिए, क्योंकि उन इंफॉर्मेशन के माध्यम से कोई भी डेटा लीक या इंफॉर्मेशन के माध्यम से कोई भी एक्ट ऐसा नहीं हो जाए कि साइबर फ्रॉड या साइबर अटैक हो जाए। नेटवर्क क्लासिफिकेशन, assign a security classification to each network. No data transfer should occur between networks of different classifications network. अब इसमें क्लासिफिकेशन का क्या फायदा होगा कि एक तरीके के नेटवर्क होंगे जो लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है मैंने बताया, ठीक है कि यदि फाइनेंशियल वाले नेटवर्क जो है ठीक है इनको एक में क्लासिफाइड कर लिया जाएगा, टेक्निकल वाले कॉलेज में टेक्निकल वाले जो लैन है ठीक है इनको एक तरीके से क्लासिफाइड कर लिया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन यदि होगा तो उसमें ये क्लियर होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि हम कहीं सेंड कर रहे हैं या कहीं से रिसीव कर रहे हैं तो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है, ठीक है ये क्लासिफिकेशन। यदि क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो ये जानकारी नहीं होगी कोई इंफॉर्मेशन कहीं सेंड करनी है कहीं से आ रही है तो किस सोर्सेस या किस नेटवर्क से वो आ रही है। तो क्लासिफिकेशन चीजें यदि अरेंज और व्यवस्थित तरीके से होंगी तो साइबर क्राइम होने की संभावना कम होगी। ये नेटवर्क क्लासिफिकेशंस और आइडेंटिफिकेशंस ये इस गाइडलाइन के अंतर्गत बताया गया है। नेटवर्क मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, अब जो नेटवर्क है ठीक है इनकी मैपिंग होनी चाहिए। क्रिएट एन एक्यूरेट नेटवर्क डायग्राम शोइंग ऑल कोर कंप्यूटर्स एंड कनेक्शंस। यदि आपने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है 100 मीटर के अंतर्गत या जो लोकल जो कोई कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है इसमें ये नेटवर्क है, तो इसकी प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए कि कौन कौन से टर्मिनल, कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से यूजर्स इसके अंतर्गत कनेक्ट किए गए हैं, कितने यूजर्स हैं, कितने डिवाइसेस हैं, इन सभी की प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए। तो कोई भी नेटवर्क यदि क्रिएट किया जा रहा है तो उस नेटवर्क की मैपिंग हो, उसमें कितने डिवाइसेस हैं, ठीक है किस डिवाइसेस का कौन सा कार्य है, कितने टर्मिनल एक साथ यूज होते हैं, कितने यूजर्स उसमें वर्क करते हैं, तो इन सभी की मैपिंग होनी चाहिए। इंक्लूड डिटेल सच एज कि कितने राउटर्स हैं, कितने स्विचेस यूज हुए हैं, फायरवॉल यदि यूज हुआ है तो कितने फायरवॉल है, पेरीमीटर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो इन सभी की मैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन सभी की मैपिंग होगी तो क्राइम होने की संभावना पॉसिबिलिटी कम है। कितने सिस्टम्स हैं, आईपी एड्रेस उनके कौन कौन से हैं। अब आईपी एड्रेस पते होंगे तो कोई अनऑथराइज या मालिशियस जो आईपी एड्रेस है यदि वो उसके माध्यम से कोई क्राइम होगा तो वो पता चल जाएगा। डेटा फ्लो का रूट क्या है, यदि कोई नेटवर्क बना है तो डेटा फ्लो का रूट किस तरीके से है, डेटा किस रूप में फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि डेटा कहीं भी किसी भी रूप में फॉलो हो रहा है, ठीक है तो डेटा का एक पाथ या रूट जो होगा ठीक है उसकी मैपिंग होनी चाहिए। व्हाइट लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड सिस्टम और आईपीस होनी चाहिए ऐसे, ठीक है कुछ सिस्टम्स उनके जिनके आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ठीक है तो उनके ठीक है कोई ब्लैक लिस्टेड आईपी है तो उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये ब्लैक लिस्टेड आईपी है, तो जब कभी भी इनसे इंफॉर्मेशन आएगी तो ये हमको एक्सेप्ट नहीं करना है, या कोई भी थ्रेट ऐसा आया है तो ये हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। व्हाइट लिस्ट और होने चाहिए, अर्थात ऐसे आईपीस होने चाहिए जो कि ठीक है सही है, जिनका यूज किया जा सकता है। ओपन पोर्ट्स, सबनेट मार्क्स, जोन्स, एसीएल्स, नेटवर्क नेम्स, एडमिन इंटरफेस, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। ये सभी की मैपिंग और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये क्यों है, साइबर सिक्योरिटी से साइबर क्राइम से बचने के लिए। स्टोर द डायग्राम को कॉन्फिडेंशियली एज इट कंटेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये जो डायग्राम है इसको सीक्रेटली रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी को, क्राइम करने वाले को भी ये पता चल जाए कि ठीक है इनमें कौन कौन सी सिक्योरिटी ठीक है ये नियम अपनाए हैं, उन सिक्योरिटी जो नियम है उसमें से ही वो लूप होल ढूंढ के वो क्राइम कर ले। तो जो भी जो नेटवर्किंग जो मैपिंग है इसको सीक्रेटली रखना चाहिए, ठीक है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से, ठीक है तो ये नेटवर्क मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। कोई भी नेटवर्क है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यदि कंप्यूटर सिस्टम है ठीक है तो उन कंप्यूटर सिस्टम्स के अंतर्गत ये सारी जानकारी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये हमारे गाइडलाइन के अंतर्गत बताए गए हैं। अब चेंज डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड ऑल चेंज टू द नेटवर्क डायग्राम विथ रीजन फॉर चेंज, टाइप ऑफ चेंज, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल
रिटेन ओल्डर वर्जन ऑफ डायग्राम, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, कोई कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, कोई कंप्यूटर के अंतर्गत कितने फायरवॉल या कौन सा एंटीवायरस यूज हो रहा है, कोई कंप्यूटर नेटवर्क में कितने डिवाइसेस या कितने स्विचेस लगे हैं, कितने राउटर्स लगे हैं, ये जो समय समय पे ये डॉक्यूमेंट चेंज भी होते रहते हैं। क्यों है, ठीक है, कि ओल्ड वर्जन से नए वर्जन पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिटेन ओल्डर वर्जन, ओल्डर वर्जन को भी रिटेन करना चाहिए और रेफरेंस के लिए, ठीक है। ओल्डर वर्जन में ये पता होना चाहिए कि अब 5 राउटर लगे थे या 5 फायरवॉल का यूज हुआ था, अब ये कम पड़ने लगे, इसलिए ये राउटर की आवश्यकता ज्यादा है, ये डिवाइसेस की आवश्यकता ज्यादा है। तो रेफरेंस के लिए ये जो भी हम लोग अपडेशन कर रहे हैं, जो भी चेंज कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो ओल्डर वर्जन को भी रेफरेंस के लिए रखना चाहिए। फॉलो प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हमको लग रहा है कि राउटर या हमको कोई भी डिवाइसेस लग रही है, ठीक है, ये हमने तुरंत चेंज कर दिया। एक प्रोसीजर होना चाहिए कि भाई एक टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, या ठीक है ये वर्क ज्यादा हो गया तो हम लोग ये चेंज कर रहे हैं, टाइम बहुत समय या जो जो भी हम लोग नेटवर्क या जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये आउटडेटेड हो गया है, तो टाइम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग, तो एक मैनेजमेंट प्रोसीजर होना चाहिए। जो भी चेंज हम डॉक्यूमेंट करेंगे उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए विथ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सभी हम लोग गाइडलाइन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक रिव्यू, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टीम मस्ट रिव्यू नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एट लीस्ट एवरी 6 मंथ। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम होगी, ठीक है, ये क्या करेगी, रिव्यू करेगी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो नेटवर्क के जो भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे इन सभी का रिव्यू किया जाएगा एवरी 6 मंथ में, 6 मंथ में एक बार। एडिशनल रिव्यूज शुड बी डन व्हेनेवर न्यू एक्सेस कंट्रोल आर एडेड, ठीक है। यदि किसी को भी एडिशनल रिव्यू कराना है, यदि कोई नया एक्सेस कंट्रोल आया है तो ये एडिशनल रिव्यू करा सकते हैं। तो ये रिव्यू मतलब क्या है कि रिव्यू इसलिए हुए जाने चाहिए क्योंकि ये जो भी नेटवर्क्स हैं इनमें कोई खराबी नहीं है, ये सभी तरीके से सही तरीके से फंक्शंस कर रहे हैं, नेटवर्क्स में जो भी सिक्योरिटी प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है, तो इसलिए रिव्यू किए जाएंगे समय समय पे। एवरी 6 मंथ में ये पीरियोडिक रिव्यू होंगे। कॉन्फ़िगरेशन एज पर पॉलिसी, ठीक है, जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होगा ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क में ऐसा नहीं है कि किसी भी इंस्टीट्यूट ने अपने अकॉर्डिंग कर लिया है, ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। मस्ट अलाइन, ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मस्ट ऑलवेज अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। देखो ये जो गाइडलाइन है इसमें हमको अंडरस्टैंड ज्यादा करना है, कुछ कुछ चीजें फैक्चुअल्स हैं, ठीक है, कि ये जो इन्वेस्टिगेशन या जो रिव्यू होगा ये कितने कितने मंथ में होगा, ठीक है, ये हेड कौन होगा, सीआईएसओ की वर्क क्या होंगे, परंतु बाकी सब चीजें अंडरस्टैंडिंग है। ये क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो किसके साथ अलाइन हो रहा है, ठीक है, या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की जो रिव्यू होगा वो कितने मंथ में होगी, तो इस तरीके की हमको चीजें याद रखनी है। तो ये हमारे साइट के अंतर्गत ये गाइडलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी गाइडलाइन पूरे नहीं हुए हैं, तो साइट के अंतर्गत गाइडलाइन 2022 और 23 के अंतर्गत ये कुछ कुछ गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन का मेन पर्पस क्या है कि हमारा साइबर जो क्राइम है इस पर रोकथाम हो और जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इतना सिक्योर हो सके कि कोई भी साइबर क्राइम नहीं हो। तो ये गाइडलाइन कल हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, आप लोग इसी तरह जुड़ते रहिए, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं हम लोग आपके आईटी एक्ट और जो गाइडलाइन से रिलेटेड है और भी जो एक्ट है उसकी मैराथन क्लासेस भी लेके आएंगे, तो जो भी हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस के लिए मैराथन क्लास भी हम लोग करेंगे। बाकी हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।